हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली शाम 6 बजे चलेगा, तो आप लोग रोज शाम 6 बजे हमसे जुड़ के अपना क्लास कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आप लोग चैट में यहाँ पे इसका आंसर बताते रहिए, सभी का आंसर हम यहां पे देख रहे हैं, आप लोग हमें आंसर बताते रहिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। और 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। ए ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है गोलीय रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं प्रकाश है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस माध्यम में होता है। तो सबसे कम शीशा में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमन ने, डी ऑप्शन है स्नेल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो तरंग है, ये जो तरंग
है ये अनुप्रस्थ तरंग है और ये जो तरंग जो बनाया गया है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है यानी खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रदीप्त को ही दीप्तमान भी बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रदीप्त वस्तुएं कुछ होती है, जैसे यहाँ पे देखिए जलता हुआ मोमबत्ती, इसका अपना प्रकाश होता है तो ये प्रदीप्त होगा। सूर्य क्या होगा, सूर्य भी प्रदीप्त होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश अपना होता है। जलता हुआ जो बल्ब होता है वो भी क्या होता है, प्रदीप्त होता है, उसका खुद का प्रकाश होता है, तो इसे ही हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अदीप्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तक का अपना प्रकाश नहीं होता है इसलिए ये क्या होगा, अदीप्त होगा। लेकिन जलता हुआ मोमबत्ती क्या होगा, प्रदीप्त होगा, क्योंकि जो मोमबत्ती होता है जलता हुआ वो उसमें खुद का प्रकाश होता है, उसका अपना प्रकाश होता है, इसलिए प्रदीप्त होगा। प्रदीप्त किसे कहते हैं, तो जिसका अपना प्रकाश होगा वो प्रदीप्त होगा। और अदीप्त किसे कहते हैं, तो जिसका अपना प्रकाश नहीं होगा उसे अदीप्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। जैसे टेबल कुर्सी ये क्या होगा, अदीप्त होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, बी ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज, सी ऑप्शन है अभिसारी किरण पुंज, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बिंदु से निकलकर प्रकाश चारों दिशाओं में यहाँ पे फैल रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि चारों दिशाओं से प्रकाश आके एक बिंदु पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न की वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं जो ये किरण पुंज है ये एक दूसरे के समानांतर जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे, इसे आपको याद रखना है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपसारी कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो एक बिंदु पर यहाँ पे देखिए चारों दिशाओं से आकर प्रकाश एक बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है और ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है रोज शाम 6 बजे, तो आप लोग 6 बजे हमसे जरूर जुड़िए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए। जब तक आप ऑल पे नहीं दबाइएगा तो क्लास होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को ऑल पे भी दबा दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर।
13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण के, सी ऑप्शन है विचलन कोण के, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के। तो यहाँ पे बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आप लोग आपतन कोण समझ लीजिए। जो ये आपतित किरण होती है और ये जो अभिलंब होता है उसके बीच जो भी कोण बनता है इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण क्या होता है? तो जो परावर्तित ये जो किरण होती है, ये जो परावर्तित किरण होती है और ये जो अभिलंब होता है इसके बीच जो भी कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। और जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर आपतन कोण 10 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा? 10 डिग्री का होगा, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न, यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री का होगा, यानी ये जो आपतन कोण दिया है ये 60 डिग्री का हो, तो बोल रहा है कि ये जो परावर्तन कोण है ये कितनी डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे बता भी चुके हैं जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का ही होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये सूक्ष्मदर्शी है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट किससे देखा जा सकता है? तो दूरदर्शी से देखा जा सकता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो है ये क्या है? दूरदर्शी है, इसे ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं दूरदर्शी से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो इसका परावर्तक सतह है ये बाहर की ओर उभरा हुआ है और ये बैक जो साइड है यानी जो पीछे का साइड है ये कलई किया हुआ है यानी पॉलिश किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ है। तो इसे हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे? तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा।
20 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो ये परावर्तक सतह है ये अंदर की तरफ में धंसा हुआ है और इसका जो कलई किया हुआ भाग है यानी जो पॉलिश किया हुआ भाग है ये उभरा हुआ है, लेकिन इसका जो परावर्तक सतह है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इसे हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, तो इसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो यानी एक बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो जो ये उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है, किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। तो किस दर्पण में बनता है, तो हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में हमेशा किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और जो समतल दर्पण होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं घर में, वो समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण में हमेशा जैसा आपका फेस होगा जितना बड़ा अगर कोई वस्तु है सेम उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब दिखाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, यानी वस्तु इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा। और तल दर्पण में क्या होगा, अगर वस्तु छोटा है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उससे बड़ा इसमें प्रतिबिंब बना के दिखाएगा अवतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या होगा, जैसा वस्तु है सेम वैसे ही आपको दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं इसे आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये मोटर गाड़ी है और इसका साइड मिरर है। साइड मिरर में क्या होता है, जो पीछे की गाड़ियां आती हैं उसे हम लोग देखते हैं बहुत ही आसानी से। और क्या होता है कि जो ये इसमें जो दर्पण लगा होता है वो किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के हमें दिखाता है। ये बाइक में भी होता है और ये मोटर कार ट्रक सभी में होता है। तो यहाँ पे देखिए मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के हमें दिखाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपके, कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखिए मुंह के अंदर अगर कोई सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, अपने सर पे अवतल दर्पण बांध के ऐसे प्रकाश अवतल दर्पण पे टकराता है। फिर यहाँ पे देखिए आपके जो गले का जो प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व किया जाता है, या आपके कान में कुछ भी हो तो ऐसे ही पहले के डॉक्टर यहाँ पे देखते थे। तो यहाँ पे देखिए चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का ही क्यों प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो मतलब ये क्या करता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये देखिए जब हम लोग शेविंग करते हैं तो उस समय आसानी होता है यहाँ पे शेविंग करने में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मोटर गाड़ी के हेडलाइट होता है, यानी जो ये हेडलाइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हेडलाइट है और बैकलाइट है, इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये बाहर वाला नहीं, जो ये अंदर वाला ये पार्ट होता है, ये जो अंदर वाला जो इसका परावलयिक सतह होता है वो किस दर्पण का होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो दर्पण का लंबाई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण के लंबाई को हमेशा दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न की वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रधान अक्ष, बी ऑप्शन है वक्र अक्ष, सी ऑप्शन है समानांतर अक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न की वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य यानी बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो भी बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो भी बिंदु है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग फोकस कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फोकस को एफ से सूचित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो अनंत पे होगा तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एकदम उल्टा होता है, अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और वस्तु अगर फोकस पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये एक ट्रिक होता है, इसे आपको याद रखना है कि वस्तु जब अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे हम अनंत काट के यहाँ पे वक्रता केंद्र कर दिए। तो जब वस्तु यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सीधा और छोटा, बी ऑप्शन है उल्टा और छोटा, सी ऑप्शन है सीधा और बड़ा, डी ऑप्शन है सीधा और उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल जो दर्पण होता है उसमें सीधा और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और बड़ा बनता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में करते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है और इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है, मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो 40 नंबर प्रश्न है ये होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको क्या करना है कि वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए परिपथ में विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, इसे आपको बताना है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है ए मीटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है मीटर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी ऐसे नहीं भेजना है, इसका पूरा नाम लिख के भेजना। अगर आपका सही जवाब वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर भेजिए, अगर आपका सही जवाब है ए मीटर तो ए मीटर भेजिए, अगर आपका सही जवाब गैल्वेनोमीटर है तो इसको भेजिए, अगर मीटर सही है तो पूरा आप लोग नाम लिख के भेजिएगा जरूर। और यहाँ पे देखिए 10th का यहाँ पे नया बैच शुरू कर दिया गया है और डेली यहाँ पे रोज शाम 6 बजे आपको क्लास करवाए जाएंगे। तो आप लोग 6 बजे यहाँ पे टाइम नोट कर लीजिए और 6 बजे के 6 बजे यहाँ पे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक करके हमारे लाइव क्लास में आप लोग जुड़ सकेंगे। और इसके लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकन ऐसे बन के आता है तो इस पे दबाइएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर होगा ऑल, तो ऑल पे नोटिफिकेशन पे आप लोगों को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, दबाना होगा। तो अगर आप लोग इतना दबा लेते हैं तो लाइव क्लास जब भी होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और भूलिएगा कि यहाँ पे आस्क क्लास यूट्यूब चैनल पे 10th का यहाँ पे तैयारी शुरू कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर यहाँ पे जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट इस चैनल से आए हैं जो आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है और उन लोगों से बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे आप लोग जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।